नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपने महारथी बैच में जीएस की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हम जो महारथी बैच में जो जीएस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट को लेंगे वो हम भारतीय संविधान को लेंगे। तो आज हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। आपको भारतीय संविधान इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपके जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं वो सभी वनडे एग्ज़ाम को आपके टारगेट करते चले। इसी के साथ स्पेशली वो यूपी पुलिस को भी कवर अप करते हुए चलेगा। तो आज हम भारतीय संविधान की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है, क्या नहीं है, इसकी क्या परिभाषा है। तो उन सारी चीज़ों को समझने के बाद उसके बाद क्रमवार तरीके से चीज़ों को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तो अगर हम संविधान की एक परिभाषा बनाने की कोशिश करें कि संविधान आखिर क्या है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम इसकी एक परिभाषा बना सकते हैं कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो देश में सर्वोच्च है और जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो संविधान की परिभाषा है कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो देश में सर्वोच्च है और जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि संविधान सर्वोच्च है देश में, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सीजीआई हो, महान्यायवादी हो, महाधिवक्ता हो, कोई भी पद जो है वो संविधान से ऊंचा नहीं है, क्योंकि इन सभी पदों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में है। और इसी के साथ हमने कहा है कि जो देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी वो किसके अनुसार चलाई जाएगी? संविधान के अनुसार चलाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान है वो देश का एक प्राइमरी कानून भी है और सर्वोच्च भी है। क्योंकि अगर हम कोई भी कानून, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम उस चीज़ को बनाते समय ये बात ध्यान में रखते हैं कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं है। तो हमारी एक परिभाषा होगी संविधान की कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो देश में सर्वोच्च है और जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम संविधान के निर्माण का प्रोसीजर समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यदि हम बात करें तो हम सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान के निर्माण में जो टाइम लगा था वो कितना था बच्चों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनने में। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये मोस्टली सभी बच्चों को पता है कि संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये होगा निर्माण में लगने वाला समय। अगर हम निर्माण की बात करें कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो मोस्टली यहाँ अगर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा, हम जो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं उसमें भी जो नए बच्चे आते हैं उन्हें कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं इस चीज़ को लेके। तो मोस्टली हम जब बच्चों से पूछते हैं पहली बार तो बच्चे बोलते हैं कि सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भाई, भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले ने नहीं किया था, एक पूरी की पूरी संविधान सभा थी जिसमें 389 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा में एक समिति थी, प्रारूप समिति, जो सबसे प्रमुख समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। इस वजह से उन्हें हम संविधान का एक प्रकार से जनक कह सकते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी जो उसका निर्माण किया गया वो संविधान सभा के द्वारा किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया गया। तो हमारी एक चीज़ क्लियर होगी कि संविधान का निर्माण में टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या प्रोसीजर था, क्या प्रक्रिया थी। तो अब देखिए बच्चों, ध्यान से बात को समझिए, यहाँ से बिल्कुल संविधान की शुरुआत है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे तो आपको पूरा का पूरा जो संविधान का निर्माण है वो क्रमवार तरीके से समझ में आ जाएगा। वो क्रमवार तरीके से आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, बात समझिए। तो एक बेसिक सी चीज़ है, सभी बच्चों को इस चीज़ का पता है कि जो हमारे विश्व युद्ध हुए, जो हमारे वर्ल्ड वार हुए, विश्व युद्ध कितने हुए? हमारे विश्व युद्ध 2 विश्व युद्ध हुए, हमारे 2 विश्व युद्ध हुए। तो अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो हमारा पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से लेके 1918 तक।
और अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला है, वो चला है 1939 से लेके 1945 तक, 1939 से लेके 1945 तक। तो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध था, यह समाप्त हो गया जापान की हार के साथ ही। हमारा देश के ऊपर जो शासन था वो ब्रिटेन का था, और ब्रिटेन जिस धड़े में था, ब्रिटेन जिस ग्रुप में था, वो ग्रुप क्या हुआ, विजयी हुआ। यानी कि ब्रिटेन जिस धड़े में था, जिस ग्रुप में था, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वो ग्रुप जो था, वो जो धड़ा था, वो हो गया आपका विजय तो हो गया। लेकिन अगर एक प्रकार से हम देखें, ब्रिटेन विजय तो हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके सैनिकों ने, जो ब्रिटेन के सैनिक थे, उन्होंने काफी संख्या में अपने प्राण गंवा दिए। इसी के साथ अगर हम ब्रिटेन के आयुध की बात करें तो काफी ज्यादा उनका जो आयुध था वो भी समाप्त हो गया। तो अगर हम एक तरीके से देखें, विजय तो हुआ, लेकिन उस विजय के साथ साथ ब्रिटेन की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, ब्रिटेन की शक्ति कमजोर हो गई। तो मैटर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे 1946 में, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जो थे, तो 1946 में जो क्लीमेंट एटली थे, उन्हें भारत से कुछ गुप्त सूचनाएं दी गई, और यह कहा गया कि यदि हमने भारत को जल्द ही आज़ाद नहीं करा तो भारत में 1857 जैसी घटना की पुनरावृत्ति होगी। यानी ये कहा कि यदि हमने भारत को जल्दी आज़ाद नहीं करा तो भारत में 1857 जैसी घटना की पुनरावृत्ति होगी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ा होगा, उन्हें इस चीज का पता होगा कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, और इसी के जो एक चिंगारी भड़की थी वो बैरकपुर छावनी में भड़की थी, जिसकी वजह से मंगल पांडे को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो एक बड़े स्तर पर भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, लेकिन उस समय 1857 में अंग्रेजों के द्वारा उसे कंट्रोल कर लिया गया था, नियंत्रित कर लिया गया था। लेकिन अब समस्या ये थी कि यदि अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो ब्रिटिश सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कारण क्या है, अभी कहां से फ्री हुए, द्वितीय विश्व युद्ध से। जब द्वितीय विश्व युद्ध से फ्री हुए तो काफी ज्यादा संख्या में जो सैनिक है वो अपने प्राण गंवा चुके, जो आयुध है उसकी कमी है, जो हथियार गोला है उसकी कमी है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर विद्रोह हो जाता है 1857 जैसा, तो ब्रिटिश सरकार को मजबूरी में भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। तो जब भारत को छोड़ के भागना पड़ेगा, एक अपमानजनक स्थिति में भारत को छोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि सम्मानपूर्वक भारत से क्या है, बाहर निकला जाए। तो जो क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो इस बात से सहमत हो गए कि भाई भारत को जल्द ही आजाद कर देना चाहिए। लेकिन अब क्लीमेंट एटली के सामने समस्या ये पैदा हुई, कि अब तक भारत में जो प्रशासन में, जो शासन में प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश अधिकारी थे। अब समस्या यहाँ ये पैदा हुई कि अगर ब्रिटेन भारत को छोड़ के बाहर जा, यानी भारत है और भारत से वो क्या करेगा, एग्जिट कर गया, भारत से बाहर निकल गया, तो समस्या ये पैदा हुई कि जो भारत का शासन है उसे चलाएगा कौन। पता लगा ब्रिटेन तो भारत से बाहर चला गया, और भारत में क्या है, गृह युद्ध की शुरुआत होगी। भारत में जो लोग हैं वो सत्ता को प्राप्त करने के लिए धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे आपस में क्या है, लड़ने लगे। तो क्लीमेंट एटली ने कहा कि जिस समय हम भारत को छोड़ के जाएंगे तो भारत में सुगमता पूर्व सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी कि जो पावर है वो आसानी से ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी ब्रिटेन से वो पावर जो है भारतीयों के हाथ में शांतिपूर्वक ट्रांसफर हो जा, यानी किसी प्रकार का कोई गृह युद्ध ना हो। तो इसी चीज के लिए आपका जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने एक मिशन का गठन किया। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक मिशन का गठन किया, और जो ये मिशन था, इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। ये जो मिशन था, इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946, इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन 1946। देखिए बच्चों, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, चीज़ों को समझिए। जो नोट्स है, अगर मैं जीएस के नोट्स की बात करूं तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए,
जो आपको नोट्स है वो पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया जाएगा, जो हमारी दूसरी वीडियो होगी जीएस की, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और उस पर आपको जीएस की ये सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, जिसके आप खुद नोट्स बना सकते हो देख के। अगर आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यहां पे केवल चीजों को एक बार ध्यानपूर्वक समझिए और उसके बाद आप खुद चाहे तो खुद भी नोट्स बना सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया जाएगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस चीज से निश्चिंत रहिए कि भाई हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे। आप चीजों को समझिए, मेन मुद्दा है समझने का। अगर चीजें समझ में आ गई, चीजें आपकी कंठस्थ होगी, तो आपके लिए नोट्स क्या है? कुछ भी नहीं है नोट्स आपके, ठीक है। तो जो तक्षशिला परिवार है वो आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आइए अब हम कैबिनेट मिशन के बारे में समझते हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें, ये हमारा कैबिनेट मिशन 1946। अब कैबिनेट मिशन क्या है क्या नहीं है उस चीज को हम समझेंगे। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, बच्चों ध्यान से बात को समझिए, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक मिशन का गठन किया और उस मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 14 मार्च 1946 को। ये आपका ब्रिटेन में गठन किया गया, लंदन में गठन किया गया कैबिनेट मिशन का, और कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ वो हुआ 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 को इस कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। और अगर इस कैबिनेट मिशन के हम सदस्यों की बात करें कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, कितने मेंबर थे, तो कैबिनेट मिशन में जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे? हमारे 3 थे। यानी कि कैबिनेट मिशन में जो मेंबर्स की संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी, वो हमारी कितनी थी? 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में। तो अगर हम उन मेंबर की बात करें, कौन कौन मेंबर थे, तो हमारे पहले मेंबर जो थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। हमारे जो पहले मेंबर थे वो थे बच्चों पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे अगर मेंबर की बात करें तो बच्चों वो थे एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे मेंबर की अगर बात करें तो वो थे हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे बच्चों? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। देखिए, आप चीज़ों को जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार चीज़ों का रिपीटेशन होगा, चीज़ें उतने लंबे समय तक ही याद रहेगी। अगर आप ये सोचो कि नोट्स बना लिए और हम रिवीजन ना करें, रिपीटेशन ना करें और एग्जाम में जाएंगे हम लिख के आ जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको चीज़ों का बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। जब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ने बैठे तो कम से कम जो पहला टॉपिक है उसका एक बार रिवीजन कीजिए। उसे 5, 10, 15 जो भी टाइम लगता है उसे कम से कम इतना मिनट दीजिए, ताकि आपका क्या हो, रिवीजन हो जाए। तो जब रिवीजन होगा बार बार, तो वो जो चीज़ें क्या है, हमारा जो माइंड है वो हमारा माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगी, उसके बाद वो चीज़ें आपके कंठस्थ हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला, रिवीजन करोगे आप, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे आप, ठीक है। तो अगर हम कैबिनेट मिशन के मेंबर्स की बात करें तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। पहले थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे हमारे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की बात करें तो जो पैट्रिक लॉरेंस थे ये थे भैया इस मिशन के अध्यक्ष, ये इस मिशन के हेड थे। अब बच्चों बात समझो, ये जो मिशन है कैबिनेट मिशन में टोटल मेंबर कितने हैं बच्चों? 3 मेंबर हैं। आप मोस्टली अगर देखोगे इससे पहले जो मिशन आए, जैसे आप 1942 में पढ़ोगे क्रिप्स मिशन था, उसे वेवल योजना पढ़ोगे आप, तो आप देखोगे वो जो नाम है वो उनके जो अध्यक्ष है, अध्यक्षों के नाम पे नाम है। भाई क्रिप्स मिशन है तो क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था, तो उसी के नाम पे उसका नाम क्या कर दिया गया? क्रिप्स मिशन कर दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां बात को समझिए, इस मिशन का अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक लॉरेंस, लेकिन इस मिशन का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। तो अब इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों निकल के आया? देखो बात समझो, ये जो तीनों मेंबर थे उसमें आपका पैट्रिक लॉरेंस हो, ये भी अलेक्जेंडर हो, ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो, ये तीनों के तीनों मेंबर ब्रिटेन की सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, आपने मंत्रिपरिषद पढ़ी होगी, तो आप वहां मंत्रिपरिषद आपने पढ़े होंगे कि कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री होते हैं।
और राज्य स्तर में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राज्य स्तर के मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो अगर आप देखोगे तो तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य उपमंत्री, और राज्य मंत्रियों की ही दो शाखा होती है आपकी, राज्य मंत्रियों की आपकी दो शाखा होती है। तो ये जो तीनों के तीनों व्यक्ति थे ये कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, उसमें पैट्रिक लॉरेंस भी, एवी अलेक्जेंडर भी और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी। अगर हम पैट्रिक लॉरेंस की बात करें तो ये थे भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उस समय एक मंत्री पद होता था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका काम ये था कि उस समय भारत में जो है ये नजर रखने का काम करता था कि भारत में जो वायसराय हैं वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भारत में क्या प्रक्रिया चल रही है, भारत में आंतरिक स्थिति क्या है। तो उन सारी स्थितियों पर नजर रखने का जो काम करता था वो भारत सचिव करता था, और ये कैबिनेट स्तर का मंत्री था। और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसका ये एमपी होता था। अगर हम बात करें एवी अलेक्जेंडर की, तो ये उस समय वहां पे नेवल मंत्री था, यानी कि नेवी मंत्री था आपका। इसी प्रकार यदि हम बात करें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की, तो ये उस समय व्यापार मंत्री था, ट्रेड मिनिस्टर था, ये ट्रेड मिनिस्टर था। और ये तीनों के तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इसी वजह से इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। तो अगर कभी कोई पूछ ले तो भाई कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट क्यों पड़ा, तो कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट इस वजह से पड़ा क्योंकि इसके तीनों के तीनों जो मेंबर थे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ध्यान से समझिए, देखिए सिंपल सी बात है, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर हैं? 3 है जी। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ जी? 14 मार्च 1946 को हुआ। अगर इन मेंबर को याद करने की ट्रिक हो तो एक सीधा सा वर्ड याद रखिए, पास, PAS, पास। तो इससे हो जाएगा P से पैट्रिक लॉरेंस, A से एवी अलेक्जेंडर, S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि किस मिशन को भारतीय स्वतंत्रता का पास कहा जाता है, तो भी आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन होगा। क्योंकि कई मिशन इससे पहले आई, क्रिप्स मिशन आया, वेवल योजना आया, साइमन कमीशन आया, लेकिन किसी भी मिशन के बाद भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। लेकिन जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया तो ये बात कंफर्म हो गई कि अब भारत को क्या है, आजादी मिलने वाली है, भारत आजाद होने वाला है। तो इस वजह से अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि किस मिशन को भारतीय स्वतंत्रता का पास कहा जाता है, तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर हो गए बच्चे? 3 मेंबर हो गए बच्चों। ठीक है, अब चीजों को हम लेके आगे चलते हैं। यदि हम बात करें कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ बच्चों? 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ बच्चों, 14 मार्च 1946 को। अब अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन के आगमन की, कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया, तो अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था बच्चों, वो आया था 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को ये आपका नई दिल्ली में आया। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, ये चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, चीज़ों को केवल ध्यान से समझिए। आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जो है आपको जल्दी बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाएगा। तो हमारा कैबिनेट मिशन हो गया भैया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया है? 14 मार्च 1946 को। जबकि कैबिनेट मिशन का गठन कब हो रहा है हमारा? 14 मार्च 1946 को। और भारत कब आ रहा है भैया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर हैं? तो 3 मेंबर हैं। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है। और ये तीनों के तीनों जो मेंबर हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री है। इसी वजह से इस मिशन का नाम क्या हो गया? कैबिनेट मिशन हो गया। अब चीजों को आगे देखते हैं। जब कैबिनेट मिशन हमारा दिल्ली आया, भारत आया, कब आया प्यारे बच्चों? तो आया है हमारा 24 मार्च 1946 को। यानी कैबिनेट मिशन जो आया वो आया है हमारा 24 मार्च 1946 को। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो सेम ये उसी चीज को लेकर आया था कि हम भारत को भैया आजाद करना चाहते हैं। तो हम भारत को जब आजाद करना चाहते हैं तो हम ऐसे क्या काम करें कि जब हम भारत को छोड़ के जाएं तो भारत में शांति बनी रहे, भारत में जो सत्ता है उसका हस्तांतरण शांतिपूर्वक हो सके, यानी भारत में किसी प्रकार का कोई गृह युद्ध ना हो, किसी प्रकार का जो सिविल वॉर है वो ना हो। तो जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को, तो ये भारत की राजनीतिक पार्टियों से मिला।
ये भारत की राजनीतिक पार्टियों से मिला। तो अगर उस समय हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उस समय हमारे देश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। अब भैया दो बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी थी, आइए उन्हें भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें, एक थी हमारी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी अगर बात करें आज इसके अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वही है INC। जो राहुल गांधी का संबंध है वो INC से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आपको पूरा का पूरा कांग्रेस का इतिहास पढ़ा दिया जाएगा कि स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन था, पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो सारी की सारी चीजों को उसमें क्रमवार तरीके से हम कवर अप कर लेंगे। तो उस समय भारत में एक पार्टी थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इसी को हम बोल देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि हमारे देश में अगर आज वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे देश में कांग्रेस नाम की कई सारी पार्टियां हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें तो हमारे देश में कांग्रेस नाम की कई सारी पार्टियां हैं। आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। तो अगर हम ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी का नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस। इसी प्रकार आपने आंध्र प्रदेश में सुना होगा जगन मोहन रेड्डी, जो वहां के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। आपने महाराष्ट्र में सुना होगा शरद पवार का नाम, तो उनकी पार्टी का नाम है NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस नाम से हमारे देश में कई सारी पार्टी है, लेकिन जो वास्तविक कांग्रेस है वो INC है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो जो कैबिनेट मिशन है, जब 24 मार्च 1946 को भारत आया तो उसकी मुलाकात, इस जो कैबिनेट मिशन के मेंबर थे उनकी मुलाकात INC से हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय जब कांग्रेस से बात हुई तो इनके सामने से वही प्रस्ताव रखा कि भैया हम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं, तो हम ऐसे क्या काम करें कि जब हम भारत से बाहर जाए तो सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो जाए, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। तो भैया कांग्रेस ने मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कांग्रेस ने दो बातें कही कि भारत को जब आप आज़ाद करोगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक काम करिए, एक निर्माण कीजिए आप अंतरिम सरकार का, आप एक निर्माण कीजिए अंतरिम सरकार का, एंटरिम गवर्नमेंट बोल देते हैं इसे। आप एक निर्माण कीजिए अंतरिम सरकार का और आप एक निर्माण कीजिए संविधान सभा का। ये दो काम कर दीजिए और उसके बाद आप भारत को छोड़ के चले जाइए, कोई समस्या नहीं है, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। अब बात यह आई कि जी अंतरिम सरकार क्या है और संविधान सभा क्या है। अंतरिम सरकार क्या है, संविधान सभा क्या है। तो अगर हम अंतरिम सरकार की बात करें तो देखिए अब तक भारत में जो सत्ता को संभालने का काम कर रहे थे, देश का जो शासन प्रशासन चलाने का काम कर रहे थे, वो कर रहे थे अंग्रेज। अब अंग्रेज क्या है, भारत से चले गए। अंग्रेज क्या है, भारत से जब चले गए तो भारत में सत्ता को संभालने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, सत्ता को संभालने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने यह सुझाव दिया कि आप क्या कीजिए, जो भारतीय राजनेता हैं, जो उस समय भारतीय राजनेता थे, जो समय प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे, आप उन्हीं में से कुछ लोगों को चुन लीजिए, कुछ लोगों को चुन लीजिए, क्योंकि उस समय देश में चुनाव कराना तो संभव नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार से कहा कि आप कुछ राजनेताओं को चुन लीजिए और जब उन आप राजनेताओं को चुन लोगे तो आप उन्हीं राजनेताओं को मिला के एक सरकार का गठन कीजिए। आप उसमें से किसी को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी को रक्षा मंत्री बना दीजिए, किसी को खाद्य मंत्री बना दीजिए, किसी को गृह मंत्री बना दीजिए आप। तो जब आप भारत से जाओगे तो उस समय देश को चलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो अंतरिम सरकार की होगी, वो अंतरिम सरकार की होगी। और ये कहा कि भारतीय लोगों का ही एक समूह बनाइए, उस समूह का नाम क्या होगा, संविधान सभा। उस समूह का नाम क्या होगा, संविधान सभा। अब यहां बात समझिए, अंतरिम सरकार देश को चलाएगी, अंतरिम सरकार देश को चलाएगी और संविधान सभा देश का संविधान लिखेगी। यानी इसका काम होगा देश को, उस समय जो देश है, उस समय जो तात्कालिक परिस्थिति है उनसे हैंडल करना, देश को आगे बढ़ाना। और जो संविधान सभा है उसका काम होगा संविधान का निर्माण करना, उसका काम होगा संविधान का निर्माण करना। जब संविधान का निर्माण हो जाएगा तो संविधान को लागू कर दिया जाएगा।
जब संविधान लागू कर दिया जाएगा तो उसी संविधान के हिसाब से देश में चुनाव करा लिए जाएंगे, उसी संविधान के हिसाब से देश में चुनाव करा लिए जाएंगे। नई चुनी हुई सरकार आ जाएगी, और जब नई चुनी हुई सरकार आ जाएगी तो जो अंतरिम सरकार है वो हो जाएगी हमारी समाप्त। तो इस प्रकार देश क्या है, आगे बढ़ता रहेगा और देश आगे चलता रहेगा। तो जो आपकी कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या है, इनके विचारों को जो सुन लिया, इनके जो विचार थे उन्हें नोट कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन पहुंचा मुस्लिम लीग के पास। उस समय दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो जिसने इतिहास पढ़ा होगा उसने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा होगा, उसने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उसने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा होगा। तो उस समय दो बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, एक आईएनसी और एक हमारी थी मुस्लिम लीग। तो सेम कैबिनेट मिशन इसी प्रस्ताव को लेकर पहुंचे मुस्लिम लीग के पास कि जी ऐसे ऐसे बात है, हम देश को आजाद करना चाह रहे, तो हम ऐसे क्या काम करें जब हम भारत से बाहर निकले तो शांतिपूर्वक जो सत्ता का हस्तांतरण हो सके, शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हो सके। तो मुस्लिम लीग ने ये कहा, जो कांग्रेस ने दो बातें कही, मुस्लिम लीग इन दोनों बातों पे सहमत होगी। क्या लगा जी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप संविधान सभा का भी गठन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इस चीज पे भी सहमत हैं। लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने अपनी एक शर्त ऐड करी, उसमें यह कहा कि जो आप अंतरिम सरकार का गठन करोगे तो अंतरिम सरकार का जो गठन होगा वो दो होगा, संविधान सभा जो होगी वो दो होगी। यानी कि जब आप देश को आजाद करोगे तो आप अकेले भारत को आजाद नहीं करोगे, आप भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र को आजाद करोगे। यानी भारत को आजाद करने के साथ साथ आपको भारत का विभाजन भी करना होगा, और जब आप विभाजन कर दोगे तो उस दो देशों का निर्माण होगा, इसमें एक का नाम होगा भारत और एक का नाम होगा पाकिस्तान। तो दो अंतरिम सरकार होगी और संविधान सभा भी दो होगी। तो जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने दोनों की बात को सुना भाई, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की बात को भी सुना और कैबिनेट मिशन ने आपका कांग्रेस की बात को भी सुना। उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारी कैबिनेट मिशन था, उसके बाद यदि भैया हम बात करें जो हमारा कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो तैयार करी, और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्लीमेंट इटली यानी कि ब्रिटेन की सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भेज दी, अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन की सरकार को भेज दी। और जो रिपोर्ट भेजी गई बच्चों, ये रिपोर्ट भेजी गई 16 मई 1946 को। जो रिपोर्ट भेजी गई ये भेजी गई 16 मई 1946 को, और कैबिनेट मिशन आया कब था, 24 मार्च 1946 को। यानी अगर देखा जाए तो लगभग उसने आपका 16 मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 2 महीने से भी कम समय में अपना काम कर लिया, और अपने काम को करने के बाद रिपोर्ट तैयार करी, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसने ब्रिटेन की सरकार को भेज दी। तो उस ब्रिटेन जो रिपोर्ट भेजी गई, अगर इस रिपोर्ट की भी हम बात करें तो इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से दो बातें ही कही गई। इस रिपोर्ट में भी मुख्य रूप से दो बातें कही गई। अब कौन कौन सी बातें हैं, ये कहा गया देश को आजाद करने से पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। भैया कौन कौन से करने पड़ेंगे, एक होगा हमारा अंतरिम सरकार की स्थापना, एक होगा अंतरिम सरकार की स्थापना, और दूसरा होगा संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। ये मुख्य रूप से दो बातें कही आपके कैबिनेट मिशन ने। बातें तो कई सारी थी, लेकिन जो प्रमुख बातें थी जिन पे जोर दिया गया वे दो बातें थी कि जी आप अंतरिम सरकार की स्थापना कीजिए और इसी के साथ आप संविधान सभा का भी गठन कीजिए। यानी यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा ने मुस्लिम लीग के विभाजन की जो बात थी उसे सिरे से नकार दिया। कैबिनेट मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में विभाजन की कोई बात नहीं की गई। विभाजन की बात को सिरे से नकार दिया गया कि जो संविधान सभा होगी वो एक होगी भारत की, जो अंतरिम सरकार होगी वो भी एक होगी भारत की होगी।
यानी पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। तो अब देखिए बच्चों, जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में लगभग हमारे 15 व्यक्ति थे, 15 मंत्री बनाए गए थे और इन व्यक्तियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। इन व्यक्तियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसमें क्या है, इसमें केवल आपको मैं 15 व्यक्तियों के नाम लिखवा दूंगा। इसमें से बहुत ही रेयर चांस है जब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले। तो इसमें केवल क्या है, चीजों को आपको याद करना है कि किस विभाग का मंत्री कौन सा था। जो सबसे प्रमुख चीज है, जो सबसे मुख्य चीज है, वो है हमारी संविधान सभा, वो है संविधान सभा का गठन। क्योंकि जो पूरा का पूरा संविधान का निर्माण किया, वो किसने किया? संविधान सभा ने किया। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? संविधान सभा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो अब हम देखते हैं संविधान सभा के विषय में। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें, और हम बच्चों संविधान सभा की बात करें, अगर हम बच्चों संविधान सभा की बात करें तो जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा जो थी हमारी, इस संविधान सभा में कुल सदस्य, जो संविधान सभा में कुल सदस्य रखे गए, वो रखे गए 389। यानी संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित करी गई बच्चों, वो निर्धारित करी गई 389। यानी ये कहा गया ये 389 लोग होंगे जो हमारे संविधान का निर्माण करेंगे। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भैया संविधान सभा ने किया। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी, 389 थी। इसी के साथ अगर हम इन 389 सदस्यों की बात करें, तो इन 389 सदस्यों को 3 भागों में, 3 कैटेगरी में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था आपका। अब किस किस भागों में बांटा गया था तो देख लेते हैं बच्चों। तो अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला है ब्रिटिश भारत से सदस्य। ब्रिटिश भारत से सदस्य, अगर हम ब्रिटिश भारत से सदस्यों की बात करें तो ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे वो थे बच्चों 292। इसी के साथ अगर हम बात करें देशी रियासत, देशी रियासत से सदस्य, देशी रियासत से बच्चों जो सदस्य थे वो थे हमारे 93। देशी रियासत से जो सदस्य थे बच्चों वे थे 93। और इसी के साथ यदि बात करें तो होगा हमारा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य। तो जो हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य थे तो उनकी संख्या बच्चों कितनी थी? 4 थी। तो आप जब टोटल करोगे तो ये होंगे हमारे 389 सदस्य हमारे हो जाएंगे। तो ब्रिटिश भारत से कितने? 292। देशी रियासत से कितने? 93। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने? 4। अब इन चीजों को समझ लेते हैं कि ब्रिटिश भारत क्या है, देशी रियासत क्या है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या है। अब हम इन चीजों के बारे में एक बार बच्चे समझ लेते हैं। देखिए, जो उस समय भारत था, तो भारत के जिस हिस्से पे अंग्रेजों का अधिकार था, उसे कहा जाता था ब्रिटिश भारत। और भारत का काफी बड़ा भूभाग ऐसा था जहां पे प्रत्यक्ष अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं था। वहां पे बहुत सारे राजा और रजवाड़े शासन कर रहे थे। अंग्रेजों का उनके साथ संधि थी, समझौता था। तो अंग्रेजों को व्यापार करना था, उन राज्यों ने व्यापार करने की छूट प्रदान कर रखी थी। तो अंग्रेजों ने उन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेना उचित नहीं समझा, तो अंग्रेजों ने उन राजाओं और रजवाड़ों के साथ संधि कर ली। तो भारत का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था, तो उस हिस्से को कहा गया देशी रियासत। यानी भारत का वो हिस्सा जिसमें अंग्रेजों का अधिकार है, ब्रिटिश भारत। वहां से कितने मेंबर रखे गए? 292।
भारत का वो हिस्सा जहां पर राजा महाराजाओं का शासन है उसे कहा गया देशी रियासत, और देशी प्रिंसली स्टेट बोल देते हैं। देशी रियासत से मेंबर कितने थे? 93 थे बच्चों। वो तो उन्हें राजा महाराजाओं को ये कहा गया कि भैया आप भी तो भारत के अंदर हो, तो आप भी संविधान सभा में अपने मेंबर भेजो, आप भी संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजो। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी की बात करें तो हमारी तीसरी कैटेगरी है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य कितने थे? 4 थे। देखो बच्चों बात समझो, ब्रिटिश भारत वो भारत जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में है। देशी रियासत भारत का वो हिस्सा जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, यानी वहां पर राजा महाराजा शासन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? देशी रियासत कहेंगे, प्रिंसली स्टेट कहेंगे। और हमारी तीसरी कैटेगरी है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। भैया ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में ही था, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में ही था। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनका स्टेटस अलग था। जैसे यदि आज के संदर्भ में मैं इसकी तुलना करना चाहूं तो आपको पता होगा भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। हमारे देश में 8 यूटी है। तो क्या वे 8 यूटी भारत का हिस्सा नहीं है? वे 8 यूटी भारत का हिस्सा है। तो इसी प्रकार ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनके महत्व को देखते हुए इन्हें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का स्टेटस दिया गया था। यानी इन क्षेत्रों का महत्व देखते हुए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का स्टेटस दिया गया था। और 4 क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया था, और हर एक क्षेत्र से संविधान सभा में एक मेंबर आया था आपका। अब देख लेते हैं वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बस आप वर्ड याद रखिए ABCD। ए से अगर बात करें तो अजमेर हमारा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। बी से अगर बात करें तो हमारा होगा बलूचिस्तान, तो हमारा बलूचिस्तान भी क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। इसी प्रकार सी से बात करें तो हमारा कुर्क हो जाएगा, कर्नाटक में पड़ेगा। और डी से अगर बात करें तो हमारा दिल्ली हो जाएगा। तो ये 4 क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का स्टेटस दिया गया था। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्क और दिल्ली। दिल्ली राजधानी, कुर्क कर्नाटक में पड़ेगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया विभाजन के बाद, और अजमेर क्या है? राजस्थान में। तो आपको कभी फंसाने के लिए बच्चों एग्जामिनर ये चारों ऑप्शन में दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से वो कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है जो भारतीय भूभाग में नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बलूचिस्तान हो जाएगा। तो टोटल इस प्रकार संविधान सभा में मेंबर कितने हो गए? 389 हो गए। तो बच्चों एक बात और समझिए, जो संविधान सभा में 389 मेंबर हैं, भैया करने को तो हम 390 कर सकते थे, राउंड फिगर में लेकर हम 400 भी कर सकते थे, 400 भी कर सकते थे, लेकिन हमने रखे कितने? 389 रखे, 389 रखे। तो इसका कुछ ना कुछ आधार होगा। तो एग्जाम में पूछ लेता है कभी इसका क्या आधार माना गया। तो अगर हम आधार की बात करें तो इस जो संविधान सभा में मेंबर आए थे उनका जो आधार माना गया था बच्चों, वो माना गया था जनसंख्या, वो था प्यारे बच्चों पॉपुलेशन। अगर हम बात करें तो 10 लाख की जनसंख्या पर, संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुना गया था। तो यानी संविधान सभा में एक मेंबर 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। अब ब्रिटिश भारत के लिए अगर टोटल देखें तो 292 और 496, यानी कुल ब्रिटिश भारत से कितने मेंबर आए? 296। देशी रियासत से कितने आए? 93। उस समय अगर बात करें तो भारत में 550 से भी ज्यादा राजा रजवाड़े थे। तो उसमें क्या है, 10 लाख की जनसंख्या में एक दिया गया। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ऐसी रियासत है, एग्जाम्पल के तौर पर हम हैदराबाद को ले लें। मान लो हैदराबाद में 40 लाख की पॉपुलेशन है, तो हैदराबाद से संविधान सभा में कितने मेंबर आएंगे? 4 मेंबर आएंगे। मान लो कोई देशी रियासत ऐसी है उसमें केवल उसकी जो जनसंख्या है वो केवल 5 लाख ही है, तो बराबर वाली जो देशी रियासत है उसकी जनसंख्या 2 लाख है, उसके बराबर वाली जो देशी रियासत है उसकी जनसंख्या 4 लाख है। तो इन तीनों देशी रियासतों को एक मेंबर दे दिया जाएगा और वे फिर आपसी सहमति के आधार पर संविधान सभा में अपना मेंबर भेज देंगे। तो बच्चों याद रखना, तो संविधान सभा में एक मेंबर कितने लाख की जनसंख्या पे चुना गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पे चुना गया था संविधान सभा में एक मेंबर। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें, एक बार अगर हम क्विक रिवीजन करें तो हमने कहा संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
भारतीय संविधान का निर्माण किसने करा? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण किसने करा? संविधान सभा ने। संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पे हुआ? कैबिनेट मिशन के कहने पे हुआ। कैबिनेट मिशन ने संस्तुति करी जब संविधान सभा का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन का जो निर्माण किया वो क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 14 मार्च 1946 को। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसे हम शॉर्ट में पासवर्ड की संज्ञा दे सकते हैं, PAS, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। अपनी रिपोर्ट कब दी? 16 मई 1946 को। अपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से कितने बात कही? 2 बात कही। पहली क्या थी? अंतरिम सरकार की स्थापना। दूसरी क्या थी? संविधान सभा का गठन था दूसरा। उसके बाद यदि हम बात करें संविधान सभा में कितने मेंबर रखे गए? 389। कितने भाग में बांट दिए? 3 में। ब्रिटिश भारत से कितने? 292। देसी रियासत से 93। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4। और टोटल ब्रिटिश भारत की बात करेंगे 292 प्लस 4 296 हो जाएगा आपका। ठीक है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुरकोर, दिल्ली था। तो संविधान सभा में एक मेंबर कितने लाख की जनसंख्या पे आया था? 10 लाख की जनसंख्या पे आए थे। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज संविधान के बारे में एक बेसिक, एक प्रकार से अगर देखा जाए एक बेसिक अवधारणा जो है उसे स्पष्ट किया कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, किसने निर्माण किया। तो कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी भारतीय संविधान की, उसमें जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे जो संविधान सभा में 389 मेंबर आए थे वो किस प्रकार आए थे, उनका निर्वाचन हुआ था या आपसी सहमति के आधार पर आए थे। तो उन सारी चीजों को बच्चों देखेंगे, जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी संविधान की उसमें देखेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, चीजों को ध्यानपूर्वक समझिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको जो डाउट है उसको हर संभव कोशिश की जाएगी कि उसको सोल्व किया जाए। और इसी के साथ अगर नोट्स की बात की जाए तो आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टेलीग्राम चैनल बता दिया जाएगा। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा मेरी तरफ से जीएस में आपको क्रमवार तरीके से उसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।